हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। उसका हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका था, जो हमने सब कुछ करा दिया उसका, ठीक है, थ्योरी। लेकिन अब उसकी बारी थी उदाहरण की, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा किस बुक से करा रहे हैं हम? एनसीईआरटी बुक, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के क्या चल रहा है हमारा उदाहरण, जो हम पिछली वीडियो में 1 से लेकर 6 तक उदाहरण करा चुके हैं। इस वीडियो में हम कौन सा एग्जाम्पल कराएंगे? 7वां उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7। जैसे कि आप ये चित्र बना हुआ देख रहे होंगे, ठीक है, अपनी बुक में देख लीजिए। ऐसे ही इन्होंने डायग्राम दिया है, ये हमने अपने पास से कुछ नहीं किया है इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ फिर भी। उन्होंने क्या कहा है, पहले सवाल सुन लो। एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7। चित्र में दिखाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा नहीं पूछी उसने, धारा तो निकालनी पड़ेगी हमें, शाखा पूछी है। शाखा मतलब ब्रांच। ए और बी के बीच कितनी धारा गई? ए और सी के बीच, ए और डी के बीच, बी और सी के बीच, सी और डी के बीच, ये पूछा है उसने, ठीक है। तो अब देखो उन्होंने धारा कैसे कैसे दी है ये समझ लो फिर भी, ठीक है। दिया है सब कुछ तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी। क्या है देखो, ये बैटरी है, ये 10 वोल्ट की, इसमें से जो धारा गई वो I1 है। अब ये हमने अपने पास से नहीं मानी है, जब जो मैंने ये कहा था, जो चित्र में दे जैसा दे उसे वैसे ही मान लो, अपने पास से कुछ मत करना। तो I1 इन्होंने ये दी, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे मानी। I1 निकली, यहाँ आने के बाद क्या हुआ होगा? बटी होगी दो जगह, कुछ इधर और कुछ इधर। तो जो इधर गई उन्होंने उसे क्या बोल दिया? I2। क्या बोल दिया इसे? I2। तो I2 जब इधर चली गई तो इसमें कितनी गई होगी इस वाले प्रतिरोध में? तो I1 माइनस I2। I1 तो निकली थी, I1 में से तुमने I2 इधर भेज दी, तो ये कितनी जाएगी? I1 माइनस I2। क्लियर है? ऐसे। अब आओ यहाँ पर, ये जो एक बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, यहाँ से जो धारा निकली उसी क्या कहा इन्होंने? I3। तो I3 देखो ऊपर से आ रही थी, I2 इधर से आ रही थी, और ये दोनों की दोनों नीचे को आ गई, I2 प्लस I3। यहाँ आने के बाद क्या होगा ये बताओ? इस बैटरी से कितनी धारा निकली थी? I1। तो मैंने ये बताया था जितनी धारा प्लस से निकलती है बड़े वाले साइन से, उतनी धारा माइनस में आती है। तो I1 तो इधर को चली जाएगी। अब तुम कहोगे सर I2 प्लस I3 आ रही थी, I1 कैसे चली गई? तो हम कहेंगे इन दोनों को जोड़ो और जितनी धारा इसमें से निकली होगी इतनी इधर भेज दो। तो जब I2 प्लस I3 में से I1 तुमने इधर भेज दी तो इसमें कितनी गई होगी? I2 प्लस I3 माइनस I1। बात समझ में आ गई? ये मतलब डायग्राम दिया था। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल, ठीक है। 5 नंबर का आगा, अगर ये बोर्ड में आया तो बहुत बड़ा सवाल होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आराम से समझ में आएगा। किरचॉफ का नियम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने किरचॉफ का नियम ना समझा हो, ना देखा हो, तो मैं इसी वीडियो में अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, किरचॉफ के नियम की वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिस पे आप जाकर आराम से किरचॉफ का नियम देख सकते हैं। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है किरचॉफ लॉ यार। तो ये करते हैं अभी शुरू, है ना। तो एक हमारे पास देखो किरचॉफ का नियम जो वैलिड है वो क्या होता है? किरचॉफ का नियम मैं फिर भी बता दूं, दूसरे नियम का इस्तेमाल करेंगे हम। ये होता है समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। इसका मतलब होता है जिस पाश में भी तुम खड़े हो, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बंद पाश का, बंद होना चाहिए परिपथ। तो एक तो परिपथ ये हो गया ABCD, एक परिपथ ये हो गया, एक ये हो गया ACDA, एक परिपथ ये हो गया BCDEE। बताओ बात समझ में आ गई? 3 परिपथ हो गए। तो जिस परिपथ की भी हम बात करेंगे तो उसमें कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं और उन प्रतिरोधों में कितनी कितनी धारा बह रही है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें साफ साफ पता दिख रहा है कि भाई 4, एक प्रतिरोध ये है, इसमें एक ये है और एक ये है। जब अगर हम यहाँ पे आके खड़े हो गए, अगर हम यहाँ पे आके खड़े हो जाएं तब देखें तो एक प्रतिरोध ये है, एक ये है, एक ये है। अगर हम यहाँ पे आके खड़े हो जाएं तो एक प्रतिरोध ये है, एक ये है, और इनमें धाराएं भी दिखाई दे रही हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये लगा देंगे और उधर इजिकल टू में क्या करते हैं? जो विद्युत वाहक बल होता है। क्लियर होगी बात? ठीक, फिर भी आप किरचॉफ का नियम देख जरूर लेना। तो पाश किसकी बात करेंगे अब हम? एग्जाम्पल नंबर 7, पाश ABCA से। और किरचॉफ का कौन सा नियम लगाएंगे? दूसरा। दूसरे नियम का नाम क्या है? किरचॉफ के लूप के नियम से। किरचॉफ के दूसरे नियम का नाम लूप का नियम भी कहते हैं, वोल्टा नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो वोल्टा नियम लिख देना, वोल्टा नियम से या लूप के नियम से। बात समझ में आ गई? शुरू करते हैं। तो मैंने ये बताया था जब हम ये वाला नियम लगाते हैं, मतलब जो प्रतिरोध होता है वो और उसके संगत धारा, इन दोनों का गुणनफल ले लो, ठीक है। अगर 2-3 प्रतिरोध है तो दोनों तीनों का लोगे। लेकिन ये लगाते कैसे हैं? इसका बीजगणितीय योग का मतलब होता है जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस। तो प्लस कब लेते हैं? जब धारा की दिशा सेम हो, कहीं पे भी आमने सामने ना आए। मान लो एक धारा इधर से आ रही है और एक इधर से, तो समझ लो माइनस लोगे। इसमें मान लो प्रतिरोध R1 है और इसमें धारा I1 है, इसमें प्रतिरोध R2 है और इसमें धारा I2 है। तो अब कैसे लगाओगे? यहाँ पे तुम कहोगे I1 R1 माइनस I2 R2। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर धारा की दिशा इसमें भी सेम है और इसकी भी सेम है तो कैसा करोगे? I1 R1 प्लस I2 R2। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो ये हम देख लेंगे अभी करते टाइम। तो अब बताओ मुझे देखकर
कि ये जो पाश है जो हमने लिखा है ए बी सी बी है, ए बी सी ए, इसमें धारा की दिशा कैसी है? तो देखो भाई एरो का निशान देखो, यहां से चालू कर दो एरो, है ना, एरो एरो कहीं भी आमने सामने आई? ये बताओ, इनकी नुक ऐसे एरो के नुक आमने सामने आई हैं इस पूरे परिपथ में? नहीं आई। देखो देखो, ठीक है, इसका मतलब जब नहीं आई तो कौन सा साइन आ गया यहाँ पे? प्लस का। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो ये बताओ इस वाले प्रतिरोध कितने ओम का प्रतिरोध है? इसमें 4 ओम। इसमें धारा कितनी है? I2, तो 4I2। ठीक है, फिर उसमें पहुंचे हम, उसमें कितने ओम का प्रतिरोध है? 2। धारा कितनी है? I2 प्लस I3। ठीक है, इसमें कितने ओम का प्रतिरोध है? 1 इंटू क्या आ जाएगा? I1 बराबर कितने वोल्ट की बैटरी लग रही है? अब हम इस साइड में आ गए। कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? सिर्फ एक जगह लगी हुई है 10 वोल्ट की, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 10। ये बता दो, बात समझ में आ गई? फिर क्या करते हैं, बस हम इसे तरीके से लिखते हैं जैसे 9 10th में करते थे तुम, तो पहले x वाला फंक्शन, फिर y वाला, फिर z वाला। ऐसे ही हम यहाँ पे पहले I1 लिखेंगे, फिर I2, फिर I3। क्लियर? और ऐसी इक्वेशन बनाते चले जाएंगे, फिर इसमें इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसमें, और तीनों को सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? शुरू करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले I1 वाला लिखवा दो। ये आ गया I1, तो I1 अकेले ही तो है पूरे समीकरण में, और कहीं नहीं है। तो I1 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया? I1। तो I1, अब I2 बता दो। तो तुम कहोगे सर ये तो 4I2 ये हैगा, 2 के अंदर उड़ा करी तो 2I2 ये हैगा, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6I2। बताओ ठीक है। मैं कहूँ अब I3 बता दो, तो तुम कहोगे I3 तो बस यही है, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो क्या आया? 2I3 इजिकल टू कितने? 10। समीकरण बन गई 1। ये बता दो बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? अब हम पाश इसमें आ गए, पाश ACDA से। अब बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किरचॉफ के लूप के नियम से। यहाँ ऊपर लिख दिया बस, बहुत है। अब यहाँ पे आओ, फिर क्या काम करो? फिर वही इस्तेमाल करो कि सिग्मा आई आर इजिकल टू सिग्मा ई। तो एरो का निशान देखो भाई, एरो 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 बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या हुआ? देखो भाई, एक एरो ऊपर से है, अगर ये वाला एरो ऐसा करके ही चले जाता, मतलब ये वाली धारा ही ऐसे करके जा रही होती, ठीक है, तो हम प्लस ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया? उल्टा हो गया, एक ऊपर से आ गया। तो देखो फिर दोबारा ध्यान से सुनो, एरो देखो यहाँ ऊपर से आ गया, तो इसका मतलब ये माइनस लेंगे, लेकिन ये सही है, ये प्लस ही ले जाएगा। तो ये भी प्लस ले लो, ये भी प्लस ले लो, और ये वाला माइनस ले लो। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम ऐसे। तो 4 क्या है? I1 माइनस I2 प्लस, पहले प्लस वाला ले रहा हूँ, है ना, 1 इंटू I1, फिर माइनस वाला ले रहा हूँ, -2I2 प्लस I3 माइनस I1। बताओ सही है? समझ में आ रही बात? और थोड़ा सा इधर करके लिख लूँ, कभी तुम ना समझ पाओ। देखो दोबारा सुनो, क्या कहा हमने? इसका कितना ओम का प्रतिरोध? 4, और इसमें धारा कितनी है? ये वाली। तो 4I1 माइनस I2, फिर चाहे माइनस के ही ले लो, पहले कोई ज़रूरी थोड़ी है, माइनस ले लो, -2 कितनी धारा है? I2 प्लस I3 माइनस I1। इसमें इतनी तो धारा है, और इस वाले में कितनी है? ये प्लस लिया जाएगा। कितने ओम का प्रतिरोध है? 1 इंटू I1 बराबर कितनी बैटरी लगी हुई इसमें भी? 10 वोल्ट की। अब बता दो बात समझ में आ गई या नहीं? जिसमें एरो का निशान आमने सामने आ जाए तो वो माइनस, ठीक है, और जो ऐसे करके जा रही हो वो पूरा प्लस प्लस। क्लियर? शुरू करते हैं। 4I1 देखो ये है, मैं फिर ये चाह रहा हूँ कि पहले I1 लिखवा दो, फिर I2, फिर I3। 4I1 तो ये है, 4 से अंदर उड़ा करेंगे 4I1, माइनस का 2 ये है, माइनस का 2 1 ये है, तो माइनस माइनस प्लस 2I1 ये हो गया, तो 4 और 2 6I1, और एक I1 ये है, कितना हो गया? 7। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? 7I1। क्लियर है? अब मैं I2 पूछूं तो तुम कहोगे 4 से अंदर उड़ा करी तो माइनस का 4I2, 2 से अंदर उड़ा करी तो माइनस का 2I2, 6I2 ना हो गया, और कहीं है नहीं, माइनस का 6I2। फिर I3 बताओ, तो I3 यहीं आया बस एक जगह, माइनस के 2 से अंदर उड़ा करी तो माइनस का 2I3 बराबर क्या चल गया? 10। समीकरण बन गई 2। यहाँ तक बताइए क्लियर है? अब हम पाश इसमें पहुंच जाएंगे, पाश BCDEB से। देखो BCDEB से। क्लियर? तो अब बताओ फिर एरो देखो, एरो देखो भैया, एरो ये बताओ कहीं आमने सामने आई इनकी चोच? नहीं आई, तो इसलिए क्या आएगा? चोच कह देता हूं मैं, ठीक है, नुक। ठीक है, तो क्या आएगा? क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा। तो इसमें कितने प्रतिरोध लग रहे हैं? एक ये है, बस एक ये है। तो आ जाओ भैया, ये 2 ओम का प्रतिरोध है 2, और कितनी धारा है इसमें? I2 प्लस I3। ये कितने ओम का प्रतिरोध है? ये भी 2 है। इसमें जो धारा है वो कितनी है? I2 प्लस I3 माइनस I1 बराबर कितना है? कितने वोल्ट की बैटरी लग रही? 5। बताओ, ये तो दिया है,
5 वोल्ट की बैटरी लग रही, क्लियर है। इसे भी सोल्व करवाओ, कैसे सोल्व, वही I1 लिखो पहले, फिर I2 लिखो, फिर I3। तो I1 कहाँ है, ये है I1, 2 पहले लिखा हुआ, तो 2 से अंदर उड़ा करेंगे तो माइनस का 2I1, ठीक है। I2 बताओ, तो 2I2 ये हो जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करी, 2 से अंदर तो 2 ये है, कितना आ गया 4I2, कितना आ गया 4I2। I3 बताओ, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करी 2I3, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करी क्या आ गई 2I3 ये आ गई, तो कितना हो गया 4I3 इजिकल टू 5, समीकरण बन गई 3। यहाँ तक बताइए समझ में आया है ना, ये आकर के लिख दिया हमने, ठीक है। मिला लें इनसे किताब वालों से, ठीक है। 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3, ठीक है, इजिकल टू 10। ये आ गई पहली इक्वेशन। अच्छा, इन्होंने पहले ये वाली लिख दी, कोई बात ना, को तो कोई सा भी पास पहले ले सकते हो, इन्होंने ये लिया है, फिर ये लिया है, फिर ये, ठीक है। तो ये आ गया 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इजिकल टू 10। और दूसरे समीकरण ये है I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इजिकल टू 10, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इजिकल टू 10। तीसरी ये है 2I1 माइनस 4I2, 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 इजिकल टू माइनस 5। इन्होंने इसमें क्या करा है, बुक वालों ने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस कर दिया, ये प्लस हो गया है, माइनस हो गया है, माइनस, ठीक है। तुम मत करो, ऐसे ही करेंगे हम सॉल्व, बहुत सिंपल। हाँ, अब बताओ क्या करें। तो हाई स्कूल से तुम मैथ में ये पढ़ते आए होंगे कि जैसे एक्स वाई जेड 3 इक्वेशन होती हैं, ये भी याद रखना हमेशा। अगर तुम चाहते हैं, तुम कहते हैं सर इससे और इससे I1, इससे और इससे, समीकरण 1 या समीकरण 2, इनके सहारा लेके हम I1 I2 I3 की वैल्यू ना निकाल सकते थे, तीसरा क्यों लिया है। तो मैं कहता ऐसा होता ही ना है। याद रखना, जब भी 3 टर्म्स होती हैं, जैसे I1 I2 I3, तो इक्वेशन भी 3 होंगी, अगर 2 होंगी तो उसे तुम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसी प्रकार मैंने तीसरी इक्वेशन यूँ निकाली है, ठीक है। कोई इन दोनों से सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। I3 की वजह से 3 वो हैं, जैसे हाई स्कूल में भी होता था एक्स वाई जेड, तो ऐसी ऐसी हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तभी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे। अगर एक्स वाई में होती थी समीकरण में तो बस 2 ही चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से 3 समीकरणों की ज़रूरत थी। अब इसे सॉल्व करने का तरीका समझ लो। पहले हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 1 या 2 के साथ तीसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, जैसा हमें फ़ायदा लगता है, मतलब जो कट्टा हुआ दिखता है ज़्यादा, ऐसे ऐसे, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है कि 1 को 2 के साथ ही करो, 1 को 3 के साथ कर लो। तो पहले मैं 1 को 2 के साथ देखता हूँ। अगर मैं इस समीकरण को इसके मैं जोड़ दूँ, देखो कितना अच्छा हो रहा है। देखो भाई, अगर मैं समीकरण 1 को 2 को जोड़ दूँ, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दूँ तो क्या होगा। देखो प्लस का 6I2 ये माइनस का 6I2 कट जाएगा, ये माइनस प्लस का 2I3 ये माइनस का 2I3 ये भी कट जाएगा, तो I1 का वैल्यू आ जाएगी। लो बहुत बढ़िया। जब हमारे पास I1 I2 I3 होगा तभी हम बता सकते हैं हर एक शाखा में धारा कितनी है। मतलब सुनो, जब I1 की वैल्यू आ जाएगी तो तुम ये बता दोगे A और C में कितनी धारा है, तो I1 ही तो है। ये बताओ I1 के अलावा है इसमें। जब तुम्हें I2 की वैल्यू पता चल जाएगी तो A और B में धारा बता दोगे, देखो I2 तो है और कोई थोड़ी ना है। जब तुम्हें I1 I2 मिल जाएगी तो A और D में धारा बता दोगे, I1 में से I2 घटा दोगे तो A और D में धारा आ जाएगी। समझ रहे हो। अगर तुम्हें I3 भी मिल जाएगी तो I2 और I3 को जोड़ देगा, A B और C में धारा बता दोगे। I2 I3 को जोड़ के I1 घटा दोगे तो C और D में धारा बता दोगे। उसने ये तो पूछा था प्रत्येक शाखा में धारा बताइए, ठीक है। इसलिए तो I1 I2 I3 के मान तो हमें चाहिए ही, पहले तो, बाद में करेंगे ये वाली बातें, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जैसे ही मैंने समीकरण 1 और 2 जोड़ी तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, 1 I1 ये है और 7 I1 ये है, तो कितना बचा 8 I1 बराबर 10 ये है, 10 ये है, कितना हो गया 20। बताइए, ठीक है। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा भैया 20/8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो I1 की वैल्यू मैं इधर लिख दूं, I1 की वैल्यू आ गई 5/2। किताब में देखोगे तो किताब में 2.5 एम्पियर भी लिख दी है। यहाँ तक बताओ, देखो 2 दूनी 4, पॉइंट लगा के 0 है, 2 पंजे 10, सही है। लेकिन मैं 5/2 का इस्तेमाल करूंगा, अभी बाद में देखेंगे। यहाँ तक बताओ, क्लियर है, क्लियर है। अब तुम कहोगे समीकरण 1 और 2 से हमने I1 की वैल्यू तो निकाल ली, अब I2 I3 कैसे निकालें। तो इसके भी रीज़न सुनो। जब तुमने 1 और 2 को इस्तेमाल कर लिया, अब दोबारा तो इन दोनों को आपस में करोगे ना, तो या तो 1 को 3 के साथ या 2 को 3 के साथ सॉल्व करोगे ना। समझ में आई, फिर दोबारा सुनो, 1 को 2 के 3 के साथ या फिर 2 को 3 के साथ सॉल्व करो, और I1 को छोड़ के या तो I2 को गायब करने की कोशिश करो या I3 को। I1 को छोड़ के या तो I2 को गायब करो या फिर I3 को। गायब मतलब गुणांक बराबर करके प्लस माइनस जो भी हो काट के। जैसे तुम I3 को गायब करोगे तो इक्वेशन जो बचेगी I1 I2 बचेगी, तो I1 की ये वैल्यू 5/2 लगा दो, I2 भी निकल के आ जाएगा। अगर तुम I2 को गायब करोगे, ठीक है, तो I1 और I3 बचेगी, तो I1 की वैल्यू निकाल दोगे, I3 आ जाएगा। I1 की वैल्यू वाली रख दोगे तो I3 आ जाएगा। कैसे भी करके आ जाएगा, समझ रहे हो। तो देखते हैं भाई,
अगर देखो ये 2 है और ये 4 है, ये देखो ये माइनस का 2 है, I3 का मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 2, ये प्लस का 4 है। अगर मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये प्लस का तो कट ना जाएगा, तो I3 गायब हो गया जो मैं कह रहा था। समझ में आ गई बात। तुम ये भी कह सकते हो सर I3 क्यों कर रहा हो, I2 ना करो, कर लो। तो I2 के मल्टीपल में क्या है 6, यहाँ पे 4, तो इस समीकरण को बराबर करने के लिए 2 को I2 को तो इससे भी गुणा करनी पड़ेगी और इसे भी, इसे 2 से कर दो 6 दूनी 12, इसे 3 से कर दो 4 तिया 12, तब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ 2 को क्यों करें जब हमारा काम इससे चल जाए, ये 2 है और यहाँ पे 4 है, तो अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं, बस समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दूं तो I3 कट जाएगा, तो हमारी इक्वेशन काय में बचेगी I1 I2 में, और I1 की वैल्यू लगाऊंगा I2 निकल के आ जाएगा, I1 I2 की वैल्यू किसी भी एक में लगा देंगे आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो शुरू करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने जा रहा हूं मैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है करवाइए भैया। तो 7 दूनी 14 I1, 6 दूनी 12 I2, ठीक है 2 दूनी 4 I3 बराबर 2 धाई 20, समीकरण बन गई 4। समीकरण बदल जाती हैं जैसे ही हम गुणा करते हैं, ठीक है। ये बताओ बात समझ में आ गई। 2 से गुणा कर दी हमने इसे, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, और ये समीकरण 3 उठाओ यहाँ लगा दो, रख दो ऐसे ही, माइनस का 2I1 प्लस का 4I2 और प्लस का 4I3 बराबर क्या है 5। समीकरण कौन सी है 3। इन्हें आपस में क्या करना है, अब हम जोड़ने पर। क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर। क्यों कर रहे हैं जोड़ने पर, क्योंकि प्लस का है माइनस का कट गया भैया, ठीक है। माइनस का 2I1, ये प्लस का 4I1, सॉरी 14I1, तो 14 में से 2 गया कितने बचे 12I1, ये माइनस का 12I2, ये प्लस का 4I2, तो कितना बचा माइनस का 8I2, ठीक है बराबर 20 और 5 कितने हो गए 25। यहाँ तक बताइए। देखो अब जो मैं कह रहा था तुमसे, I1 की जगह पर अगर मैं 5/2 रख दूं तो I2 की वैल्यू ना आ जाएगी, ये कह रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब I1 के स्थान पर क्या रख दूं, 5/2 रख दूं तो क्या आ जाएगा I2 की वैल्यू। तो I1 I2 मिल गया। I1 I2 की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, चाहे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, ठीक है हमारा काम हो गया। ठीक है क्या कह रहे हैं हम, I1 का मान रखने पर, I1 का मान रखने पर, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं I1 का मान। यहाँ तक नोट कर लो आप प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मैं इसे साफ करके यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है कर लीजिए पॉज करके, कर लिया होगा आपने, है ना। तो करा रहे हैं, देखो अब I1 का मान हम यहाँ पे रख रहे हैं। अभी समीकरण 1 को साफ ना कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे बात वैल्यू लगानी है फिर। समीकरण 2 को भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समीकरण 3 को भी नहीं कर रहे हैं अभी। रख लिया यहाँ पर भाई, वैल्यू लगा दें आप। क्या कहा हमने, I1 का मान रखने पर, तो I1 की जगह पे क्या लगा दूं 5/2 लगा रहा हूँ, ठीक है। वैसे 2.5 भी लगा सकते हो, ठीक है, फिर भी गुणा करोगे। अब मैं 5/2 लगा रहा हूँ, 2 से कट जाएगा आराम से 12, इसलिए लगा रहा हूँ। तो क्या आगा 12 गुणा I1 की वैल्यू क्या 5/2, सही है, -8I2 बराबर 25। देखो 2 छंग 12, 6 पंजे 30, 8I2 बराबर 25। बताओ ठीक है। ये वाली क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दूँ, क्या क्या थी मैं यहाँ लगा दूँ, है ना। I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर क्या है 10। समीकरण कौन सी है 1, सही, साफ कर देता हूँ, है ना। ये बताऊंगा क्यों रख छोड़ी मैंने अभी, ठीक है। वहां तक तो आपने उतार ही लिया था, यहाँ तक उतारने के बाद आपको यहाँ से उतारना है, ठीक है। यहाँ तक बताइए। तो देखो 30, ये 25 इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 25, ये माइनस का 8I2 इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का 8I2। तो 25, 30 में से 25 गया कितना बचे 5। लो भैया I2 की वैल्यू भी आ गई, I2 बराबर क्या आ गया 5/8। ठीक है देख लें इन्होंने आंसर क्या दिया है। I1 की वैल्यू 2.5, I2 की वैल्यू 5/8, बिल्कुल सही है। I1 की वैल्यू 2.5, I2 की वैल्यू 5/8, तुम्हारी बुक में भी ये दिया है। ये बताओ I1 I2 दोनों मिल गए हमें। I1 I2 का मान मैंने इसलिए रखे हैं, कभी तुम ये कहोगे यार एक में क्यों रखी। अब तुम I1 I2 का मान चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, जिसमें तुम्हारा दिल करे। क्या निकाल लोगे तुम, I3 निकाल लोगे, ठीक है, वैल्यू सेम आ गई। तो मैं I1 I2 की वैल्यू किस में रखने जा रहा हूँ, समीकरण 1 में, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, I1 व I2 का मान
समीकरण किस में रखना है, सॉरी एक में रखने पर, हाँ भाई रखवाओ। I1 के बाद वैल्यू क्या है 5/2 प्लस 6I2, I2 की वैल्यू क्या आई है 5/8, ठीक है, प्लस 2I3 बराबर क्या चल जाए हमारा 10। बताओ ठीक है, देखो मैंने यहाँ लगा दी I1 I2 I3 की वैल्यू, I1 I2 की वैल्यू लगा दी, I3 की निकाल लेंगे अब, ठीक है। अब इसे भी साफ करते हैं ना, 5/2 याद रखना, मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है, और लगाई दी। शुरू करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसे काट दूं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 5/2, 5 तिया 15/4, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को उधर ले जाऊं तो हमारे पास क्या बचेगा 2I3 = 10, माइनस 5/2 उधर जाएगा, माइनस का 5/2, ये 5 तिया 15/4 उधर जाएगा, माइनस का 15/4। बताओ ठीक है। इसके बटे में एक मान के एलसीएम ले लूँ 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15 माइनस के, तो माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 15, माइनस के 25, और ये है प्लस के 40, तो 25 गए 15, 40 में से कितने बचे 15, 15/4 2I3, और I3 बराबर क्या आ जाएगा 15/8, 2 इधर चला जाएगा। इनका देख लें I3 की वैल्यू, सही है भाई, इन्होंने किताब में ऐसा दिया है 1 सही 7/8, 1 सही 7/8, 8 ही कम 8, 8 और 7 15, 15/8, तो ये तो हमारी आई है, ठीक है। इन्होंने ऐसे दिया, तुम ऐसे लिखना जैसा मैंने लिखा है 15/8। यहाँ तक बताओ, तो I1 की वैल्यू पता चल गई हमें 5/2, I2 की वैल्यू पता चल गई हमें 5/8, और I3 की वैल्यू पता चल गई 15/8। क्लियर है। अब हम निकालेंगे प्रत्येक में धारा, शाखा के में धारा की वैल्यू, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ मैं याद रखने के लिए, I1 की वैल्यू पता चल गई 5/2, I2 की वैल्यू पता चल गई क्या है 5/8, और I3 की वैल्यू क्या आ गई अभी हमारी 15/8। ये बताइए क्लियर है या ना, क्लियर है। नोट कर लीजिए आप ये भी पोज करके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कर लिया। हाँ भाई सुनो, उसने ये नहीं पूछा था I1 I2 I3 की वैल्यू, उसने क्या पूछा था शाखा में बताइए धारा। तो अब शाखा में चालू कर रहे हैं हम। अब मैं कहूंगा तुमसे ए बी शाखा में धारा, अब तुम ये बताते रहो ए बी में कितनी धारा है, तो तुम कहो सर ए बी में तो मुझे I2 के अलावा कुछ भी ना दिख रही है, तो I2 की वैल्यू क्या आएगी 5/8, तो ये आंसर है तुम्हारा। ए बी की बात खत्म हो गई। अब आ जाओ बी सी में धारा, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, बी सी में धारा, बताओ क्या आ गई बी सी में धारा, बी सी, तो तुम कहोगे सर I2 + I3, तो I2 + I3, तो I2 कितना है, I2 5/8, I3 कितना है 15/8। जब एलसीएम सेम होता है तो एक ही एलसीएम आ जाता है 8, और 15 और 5 20, 20/8, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 5/2 या 2.5 एम्पियर। बताओ ठीक है, समझ में तो आ रही है बात है। अब आओ बीसी भी होगी, अब आओ सीडी में धारा, क्या कह रहे हैं हम, सीडी में धारा, सीडी में कितनी धारा है देखना, I2 + I3 - I1, तो I2 + I3 तो अभी निकाला हमने 2.5 या 5/2, और I1 घटा दो, I1 की वैल्यू क्या आई हुई भैया 5/2, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें तो धारा 0 आ गई, देख लें, हाँ वेरी गुड। किताब में भी सीडी में धारा, सीडी में धारा कितनी थी 0, देख लेना बुक में अपने, तो देखो माइनस का है प्लस का, इसका मतलब इसमें कोई धारा है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई धारा नहीं गई, ये हो गई 0। इसमें भी निकाल चुका, इसमें भी निकाल चुका, इसमें भी निकाल चुका। अब क्या रहेगा हमारा एसी, एसी में धारा, तो एसी में धारा कितनी है, तुमको अगर सिर्फ I1 दिख रही मुझे, तो I1, तो I1 की वैल्यू क्या आई थी 5/2, या क्या कह सकते हो 2.5 एम्पियर। अब क्या रहेगा हमारा एडी में धारा, एडी में धारा, तो एडी में धारा क्या है I1 - I2, I1 - I2 यही तो है, तो I1 की वैल्यू 5/2, I2 की वैल्यू 5/8, एलसीएम अगर हम ले लें तो क्या आएगा 8, तो 2 चौक 8, 4 पंजे 20, -5, तो 15/8 कितनी आ गई 15/8। ए डी में धारा, ए डी कहाँ है, ए डी, हाँ सही है, 1 सही 7/8, 1 सही 7/8 भी लिख सकते हैं एम्पियर। यह हो गया हमारा कंप्लीट सवाल। कैसा लगा आपको? अगर ज़रा बहुत भी, थोड़ा बहुत भी बीच में कहीं समझ में ना आया होगा तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए, फिर आराम से समझिए, ठीक है। तो उससे 2 बार हो जाएगा आपका, कि 2 बार समझा आपने, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, है ना, ये भी सही। आगे बढ़े।
अब होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 भी इसी के ऊपर है भाई। व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं के प्रतिरोध निम्नलिखित हैं, ए बी बी सी सी डी सब दिए हैं उन्हें, ठीक है, डी है। पूछा क्या है भाई, इधर दिया होगा, ठीक है। 15 ओम प्रतिरोधक के 1 गैल्वेनोमीटर को बी डी के बीच जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा को परिकलित कीजिए। एसी के मध्य 10 वोल्ट विभवांतर, ठीक है, बहुत बढ़िया। करते हैं इस सवाल को भी भाई, मगर पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या है, डायग्राम बना रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 8। क्या है, ये दिया है, ये दिया भैया इन्होंने। ठीक है, सुनो, ये ए दिया है, बी है, सी है और ये डी है। ये इसमें धारा दिखाई है इन्होंने I1, इसमें दिखाई है I2, इसमें दिखाई है I1 माइनस IG इसमें दिखा दी इन्होंने। और ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है कितने ओम का है, 15 ओम का है। और ये जो है 100 ओम का है। और ये जो है इसमें कितना है, 60 ओम है। ये 5 ओम का है और ये 10 ओम का है। और इसमें धारा दिखाई है इन्होंने I2 प्लस IG, ठीक है। और ये जो बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये कह दिया इन्होंने ये, ठीक है। यहाँ से धारा इन्होंने, देखो अब मैं समझा दूँ तुम्हें, यहाँ से धारा दिखाई है इन्होंने I, तो जाहिर से जब यहाँ से आई गई है तो यहाँ तो I ही आएगी, बीच में चाहे कितनी जगह बटी हो, ये भी दिखा दी, ठीक है। डायग्राम दिया है इन्होंने खुद, डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये दिया है, ठीक है। तो जैसा दिया हमने ऐसे ही बना लिया। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि धारा कैसे दिखाई इन्होंने। देखो यहाँ से धारा गई होगी I, यहाँ आने के बाद इन्होंने इसमें से, जाहिर सी बात है 2 जगह बटेगी, कुछ इधर कुछ इधर, तो इधर भेज दी I1 और इधर भेज दी I2, क्लियर है। जब इधर I1 जा रही थी तो I1 में से IG इधर भेज दी। तो गैल्वेनोमीटर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, गैल्वेनोमीटर में जो धारा होती है उसमें IG धारा भेजते हैं, ठीक है, IG नहीं, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर में हमारा चलेगा गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर मतलब जो धारा को डिटेक्ट करता है, धारा का पता करता है कि धारा है या नहीं। तो इसमें धारा कितनी गई, IG। तो जब इसमें IG चली गई, I1 में से IG तो इधर चली गई, तो इसमें कितनी गई होगी, I1 माइनस IG। बात समझ में आ गई। I2 देखो इधर से आ रही है, IG ऊपर से उतर के आ रही है, तो दोनों इधर को चली जाएंगी, तो इसमें कितनी गई, I2 प्लस IG। और लौट के टोटल करके देख लो चाहे आपस में इनका, लौट के I आ गई। बताओ बात समझ में आ गई, I, क्लियर है। वैसे जैसे दिया हो तुम तो ऐसे मान लो, सवाल करना शुरू कर दो, बस किरचॉफ का नियम पता होना चाहिए आपको। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको सही समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। धन्यवाद। शुरू करते हैं, है ना भाई, कोई बात नहीं। तो अब मुझे यहाँ पे फिर देखना है कि इसका मतलब हमें क्या पूछा उसने, सवाल पढ़ लूँ एक बार और। उसने व्हीटस्टोन सेतु के 4 भुजाओं के प्रतिरोध निम्नलिखित हैं। ए बी के बीच 100 ओम, ऐसे लिख भी दिया है इसने यहाँ पर, ठीक है, बुक में। बी सी के बीच 10 ओम, ठीक है, सी डी के बीच 5 ओम और डी ए के बीच 60 ओम, क्लियर। पेज पलट लो। फिर उसने यह कहा है 15 ओम प्रतिरोधक के एक गैल्वेनोमीटर को बी डी के बीच जोड़ा गया है। ये जो गैल्वेनोमीटर है कितने ओम का है, 15 ओम का। ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है, 15 ओम। इसे बी और डी के बीच जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा को परिकलित कीजिए। जो इसमें प्रवाहित हुई धारा कौन सी हुई है, IG। तो IG निकालने को कहा, बस उसने कहा IG निकाल कर बता दो हमें, तो हम मान जाएंगे, ठीक है। और AC के मध्य 10 वोल्ट का विभवांतर है। A और ये जो C है इसके बीच कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी, 10 वोल्ट की, क्लियर है। तो हमारा मकसद क्या है, सिर्फ IG निकालना। मैं तुम्हें ये भी बता दूं, तुम कहोगे सर ये तो व्हीटस्टोन सेतु है तो इसमें तो धारा बहेगी ना, तो मैं तुमसे कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो, हम अभी आंसर लिख देंगे 0, कि IG की वैल्यू 0 है। मगर कब लिखेंगे, ये भी तो शर्त होती है उसकी, व्हीटस्टोन सेतु की शर्त है ये, P/Q = R/S। तो करके देख लो, 100/60, क्या रख के देख लो, 100/60 बराबर R/S 10/5, 5 दूनी 10, ये तो 2 आ गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये 5/3 आ रहा है। और ये कितना रहा, 2, ये इक्वल है, इक्वल है। ये 5/3 बराबर होता है क्या 2 का, नहीं होता, नहीं होता। जब बराबर नहीं होता तो इसका मतलब इसमें धारा बहेगी, क्लियर हो गई। अगर यही अभी इक्वल आ जाते हैं तो 1 सेकंड में सवाल हो जाता। हम कहते हैं IG की वैल्यू 0 होगी भाई, आंसर
इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। वो पूछता क्यों, हम कहते हैं क्यों, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु की शर्त को संतुलित कर रहा है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन है, शर्त है भैया ये, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। अगर ये P अपॉन क्यू R अपॉन S आ जाता बराबर, तो हम कहते हैं इसमें धारा नहीं बहती है। क्लियर हो गई बात। लेकिन अब तो नहीं आया, जब नहीं आया तो हर हाल में इसमें धारा बहेगी। ठीक है, क्लियर है। करें अब आगे। और IG की वैल्यू ही पूछी है बल्कि इसने, तो IG की वैल्यू निकालनी है। तो हम किसका सहारा लेंगे फिर, किरचॉफ का नियम। कैसे, इसमें एक तो पास ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक यहाँ बाहर लगाना पड़ेगा हमें 3। क्यों, क्योंकि 3 धाराएं हैं। मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था आपको, अगर 3 चीज़ें हैं, देखो कौन कौन सी धाराएं यहाँ पे, एक तो I1 है, एक I2 है और एक IG दिख रही, 3 ना हो गई। जब 3 धाराएं निकालनी है तो 3 इक्वेशन हर हाल में हमें चाहिए, 2 इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो एक तो पास ये हो गया, मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, यहाँ पे मैंने पूछा कितने प्रतिरोध है, तुम बोले 3 है। एक ये भी तो प्रतिरोध है 15 ओम का, और एक ये, तो 3 ना है, ये बताते हैं। तो अब बताओ, एरो का निशान देख लो कैसे चल रहे हो। ओम का यही तो है किरचॉफ का नियम, सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, तो IR, तो एरो का निशान देखो भैया, एरो का, इसका मतलब सही। लेकिन ये क्या हुआ, देखो आमने सामने आ गई। देखो, अगर ये वाली धारा इधर को जाने लगे, और सब चीज़ों को भूल जाया करो उस टाइम जब हम इस पाश में खड़े, तो इसकी बातें करो। ये मत कहो कि कुछ धारा इधर को गई थी, सब भूल जाओ, सिर्फ इस वाले पाश की बात करो कि एक प्रतिरोध ये है, एक ये लग रहा 15 ओम का, और एक ये है 60 ओम का। ठीक है, तो एरो का निशान देखो, ये अगर यही धारा यूं जाती हुई ऐसा करके आ रही होती तो हम ये प्लस ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सामने आ गई, तो ये वाला कौन सा लेंगे, माइनस। क्लियर है। अब बताओ, तो ये कितने हैं, 100 ओम। क्या लिखेंगे हम, 5 ABDA से, किसके नियम से, किरचॉफ के लूप के नियम से। ये लिखना जरूरी होता है भाई। ठीक है, किरचॉफ के लूप के नियम से। हाँ बताओ भाई, तो एरो का निशान ऐसे जा रहा है, तो कितने ओम है, 100 ओम। धारा कितनी है इसमें, I1। बताओ, ठीक है। यहाँ बताओ, ये कितना ओम का है, 15, और धारा कितनी है, IG। लेकिन ये क्या हो जाएगा, -60। धारा कितनी है, I2। इक्वेशन बराबर क्या आएगा, ये बताओ, विद्युत वाहक बल है, इसमें कोई बैटरी लगी हुई है, नहीं है, तो इसका मतलब 0। इक्वेशन बन गई हमारी। अभी इक्वेशन बन मत कहो, यहाँ तक बताए। ठीक है, जब मुझे ये दिख रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी 5 तो कॉमन आ ही सकता है। देखो 5 दिया 15, 5 में 5 दूनी 10, 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 5 दूनी 20 पंजे 100 है ना। 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेके कहाँ पहुँचा दो, 0 में। 5 कॉमन लिया तो कितना बचा, 5 दूनी 10 I1, 5 दिया 15 IG, -5 के 5 दूनी 10 बराबर 0। ये 5 कहाँ पहुँच गया भैया, 0 में। तो क्या हो गया, ये कहाँ पहुँच गया, 0 में। तो हमारी इक्वेशन आ गई 20 I1 -12 I2 + 3 IG। तरीके से लिख लो, है ना, समीकरण 1। ये बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। पहले I1 लिखा, फिर I2 लिखा, फिर IG लिखा। अब आ जाओ 5 कौन से में, BCDB से। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती किरचॉफ का नियम, अब इसमें वाले 5 में आ गए। फिर एरो का निशान देखो भाई, जहाँ पे 2 एक साथ आ रहा है, देखो एरो IG वाला, इसका मतलब ये दोनों प्लस। लेकिन अगर ये इधर को जा रही होती तो ये सामने आ जाता, ये एरो ऊपर से आ रही है। देखो, समझ तो रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एरो देखो। अब और चीज़ को भूल जाओ कि उधर गया इधर, सिर्फ इसकी बात करोगे बंद की, तो एरो ऐसा आ रहा है, तो यह ऐसे जा रहा होता और यही ऐसा आ रहा होता तो प्लस लेते हैं। लेकिन हम ये वाला कैसे लेंगे, माइनस। तो शुरू करते हैं, 15 IG +5, इसमें कितनी धारा है, I2 + IG, और वो -10 I1 - IG बराबर 0। इस वाले 5 में भी कोई मुझे विद्युत वाहक बल नहीं दिख रहा, तो इसलिए 0। क्लियर। अब इसे भी तरीके से लिखना चाह रहा हूं मैं, जिससे लिखा था I1 I2 I3। तो I1 बताओ कहाँ है, यही तो है बस। तो -10 I1, फिर I2 बताओ, 5 I2 तो ये है बस, और कहीं है ही ना, +5 I2। अब IG बताओ, तो 15 IG तो ये है, प्लस का 5 ये हो जाएगा, 20 IG हो गया, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया, 10 ये हो गया, मतलब 30 IG हो गया। देख लो चाहे गुणा करके, बराबर 0। अब मुझे फिर ऐसे लग रहा है, 5 यहाँ भी है, 30 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो 5 कॉमन लेके 0 में पहुँचा दूँ, बताओ ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ, और वो भी बल्कि चाहे -5 लेके 0 में पहुँचा दो, -5 लिया 0 में पहुँचा दिया। तो जब -5 लिया तो क्या बचा यहाँ पे, 2 I1, ये माइनस का हो गया I2, और ये क्या हो गया, माइनस का हो गया, 5 छंग 30, 6 IG। समझ में तो आ गया, -5 ले लिया यहाँ पे, इसके गुणा में माइनस आ रहा था, -5 लेकर, और ये सब कहाँ पहुँच गया, 0 में। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई, 2I1 - I2 -
6IG बराबर 0। हमारे याद क्या करना है, हमें क्या निकालने जा रहे हैं हम, सिर्फ IG की वैल्यू, सिर्फ IG की वैल्यू। तो देखते हैं भाई, एक इक्वेशन ये है हमारे पास और एक ये है, IG की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, तो अगर हम इन्हें आपस में जोड़ घटा भी रहे हैं, गुणा भी कर रहे हैं, तब भी IG की वैल्यू एक साथ तो आना रही। देखो अगर मैं इसे 12 से गुणा भी कर दूँ 12 और ये 12 दूनी 24 नहीं आ रही, तो इसलिए मतलब हमें एक इक्वेशन तो हर हाल में चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे आप, पाश AD CE से, मतलब ADCEA से। क्लियर है? हाँ भाई बताओ, यहाँ पर देखो एरो का निशान देखो भैया, चाहे यहीं से देख लेंगे करके, एरो देखते रहना, एरो कहीं भी आमने सामने आई इनकी नुक नहीं आई, तो इसका मतलब सब प्लस प्लस। कितनी वोल्ट ओम है 60, कितनी धारा है I2 प्लस कितना ओम है 5, धारा कितनी है I2 प्लस IG बराबर कितने वोल्ट की बैटरी लग रही है 10। ठीक है, इस अभी तरीके से लिखो I1 I2 I3 IG। तुम कहोगे सर I1 है ही ना, कोई बात ना, तो I2 लिखो, तो 6I2 ये है, 5 ये है, तो कितना हो गया 65 I2, ये हो गया ये हो गया। अब लिखो IG, तो 5IG इजिकल टू 10। बताइए ठीक है, 5 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं हम, है ना, यहाँ 0 में पहुँचा देंगे। ठीक है, 5 यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ 13, या 13I2 प्लस IG बराबर क्या आ गया देखो समझ में ना आएगा, है ना, 5 कॉमन लेके 10 को भी तो कटेगा अब उधर, क्योंकि यहाँ पे तो पहले 0 था तो 0 में पहुँचा दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है अब 10 है। ठीक है, तो देखो मैं फिर दोबारा सुनो, 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा होगा 13I2, यहाँ ओनली IG बराबर क्या चल रहा 10, तो 5 दूनी 10, तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी 13I2 प्लस IG बराबर 2, समीकरण बन गई 3। यहाँ तक बताइए भाई, दिमाग में क्या बैठा हुआ हमारे, IG की वैल्यू चाहिए, IG की वैल्यू चाहिए, तो IG और यहाँ पे I2 है। अगर मैं समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 में से I2 को गायब कर दूं, तो किसकी फॉर्म में बचेगी हमारी इक्वेशन, I2 IG की, और I2 को यहाँ रख के इनका गुणांक समान करके I2 को भी काट दूं, तो क्या निकल के आ जाएगा IG, आंसर आ गया। समझ में आया क्या कहा मैंने, क्या कहा, हमें इक्वेशन 3 जो दिख रही है I2 और IG की फॉर्म में दिख रही है, तो अब मैं सोच रहा हूँ I2 IG, तो इसे भी I2 IG में चाहिए हमें, इन दोनों को हल करें तो मतलब I1 को किसी भी हालत में गायब कर दो, तो I2 IG को यहाँ रख के I2 के गुणांक बराबर करूंगा, IG निकल जाएगा आंसर। क्लियर, देखो सुनो, तो अब मैं I1 गायब करना चाहता हूँ इसमें से और इसमें से, तो देखो इसका 20I2 है, 20I1, इसका क्या है 2I1, तो अगर मैं इसे 10 से गुणा कर दूं, इस पूरी समीकरण को 10 से गुणा कर दूं, तो गुणांक बराबर हो जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा। क्लियर है, तो अब मैं यही करने जा रहा हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए प्लीज, कर लीजिए, कर लिया होगा है ना। तो इसके नीचे लिखना आपको यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 को 10 से गुणा करो, तो 10 दूनी 20I1, 10 ही कम 10I2 माइनस 10 छंग 60IG, ठीक है, बराबर 0। समीकरण कौन सी बन गई अब तक, 4। क्लियर है, इसको हमने किससे गुणा कर दी 10 से। अब ये वाली उतारूंगा मैं, समीकरण 1 यहाँ रखने वाला हूं मैं, 20I1, फिर क्या है माइनस 12I2, फिर क्या है प्लस 3IG बराबर क्या है यहाँ पर 0। समीकरण है 1। क्लियर, अब इसे भी साफ कर देता हूँ, आपने यहाँ तक तो उतार ही लिया था, ठीक है, अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, क्या करें अब, I1 गायब करना हमें, तो ये भी प्लस का है अभी, तो क्या करना चाहिए हमें, घटाने पर, ये माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, तो इससे तो ये कट गया, ये प्लस का 12I2, ये माइनस का 10I2, तो प्लस का क्या बचा 2I2, यहाँ माइनस का 3IG, ये प्लस माइनस का 60IG, तो कितना हो गया माइनस का 63IG बराबर क्या है 0। समीकरण कौन सी बन गई अभी, ये 5। अभी समीकरण 3 देखो, इसका I2 के गुणांक में क्या है 13, इसका I2 के गुणांक में क्या है 2, तो इसका मतलब दोनों को गुणा करनी पड़ेगी, इसे 2 से कर दो और इसे 13 से, 13 दूनी 26, ठीक है, और 13 दूनी 26, I2 गायब हो जाएगा, IG की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, समीकरण 3 को 2 से और 5 को 13 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 3 को 2 से करो भाई, 3 को 2 से 13 दूनी
26I2 2IG, 2 से गुणा कर रहे हैं हम, 2 दूनी 4, है ना। समीकरण कौन सी बन गई, 5 तक हो गई थी, ये 6 हो गई। अब समीकरण बदल जाती है जैसे जैसे हम गुणा करते हैं। और समीकरण 5 को 13 से, इस वाली को 13 से कर रहे हैं। 13 दूनी 26I2, 13 से इसे करो, 13 तिया 39, हासिल लगा 3, 13 छंग 78, 78 और 3 81, IG बराबर 13 की 0 से करेंगे 0, समीकरण बन गई 7। क्या करें अब, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो ये माइनस का प्लस का कट गया, ये प्लस का 819 IG, ये प्लस का 2 IG, तो कितना हो गया 821, ठीक है। 4 माइनस का 0 तो 0 ही रहेगा, ये तो 4 ही आ गया। तो IG बराबर क्या आ गया हमारा 4/821 एम्पियर। इसका मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें कितने एम्पियर की धारा है, 4/821, 4/821। इन्होंने किताब में मिली एम्पियर में बदल दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत बटे में आ रही थी ज़्यादा। तो इसे क्या कर सकते हैं हम, 4000 लिखो इसे, और मिली एम्पियर लिख दो। मिली में 10 के बाद -3 होते हैं, ठीक है। 4000 को 8 से गुणा करो, ठीक है, 8 चौक 32, तो हाँ 4.8 कुछ आ जाएगा। देखो बता के दिखाऊं कैसे करा इन्होंने, या कभी तुम किताब में देखो कि सर किताब में तो ये दिया 4.87 मिली एम्पियर। तो अगर मैं इसे ऐसे करके लिख दूँ 4000 बटे में लिखूँ 821, अब तुम कहोगे सर 4 को 4000 कैसे लिख दिया, तो मैं तुमसे कहूँगा एम्पियर है ना लिखा हुआ है, तो इसे मिली एम्पियर लिख रही हूँ। बात तो एक ही है, मिली में 10 के बाद -3 होती है, 10 के बाद -3 हटाओगे 3 0 फिर हट जाएगा, फिर ये लौट का आ जाएगा। वैसे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में अगर तुम यहाँ छोड़ आओगे बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुम्हारी किताब से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब 8 से इसे काटो, देखो 800 मान लो इसे, तो 8 चौक 32 है ना, 4 पॉइंट कुछ आ गए ना, आ गए 4.87 आ गया, वो तो गया। तो IG की वैल्यू कितनी आ गई 4.87 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही 2 क्वेश्चन किए हैं हमने। नेक्स्ट अब 2 क्वेश्चन और रहेगा इसके उदाहरण, मतलब ठीक है, उदाहरण संख्या 8, मतलब शायद वो 9 और 10 है ना, 7-8 करा चुका हूँ मैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।